हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ईवीएस संपूर्ण ईवीएस लेकर के आया हूं 2023 के सीटेट एग्ज़ाम के व्यू से। तो आप लोग मेरे इस चैनल पर लास्ट तक बने रहें। देखिए, कक्षा 3 का ईवीएस है। पहला टॉपिक है पौधों की पड़ी। कहता है मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर, जो कि है इंदौर मध्य प्रदेश के, सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बना लेते हैं। मतलब ये जो है मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर इस सूखे पत्ते से किसी भी चीज़ का बहुत अच्छे फिगर बना लेता है। चलिए अगला टॉपिक है खाना खाना अपना अपना। कहता है रोटियों बनाने की विधि। तो रोटी अब दोस्तों कैसे बनाया जाता है सब लोगों को पता है, फिर भी यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी के अनुकूल तो आपको पढ़ना ही होगा। पहला है, कहता है एक बर्तन में आटा ले। यानी रोटी बनाने से पहले क्या करना है, एक बर्तन में आटा लेना है, फिर आटे को गूंद ले। आटे को क्या करना है, फिर गूंद लेना है। उसके बाद अब आटे की छोटी छोटी लोई बनाएं। उसके बाद कहता है इससे बेलें और आग पर पकाएं। ये तो दोस्तों सब लोग जानते हैं कि रोटी कैसे बनाया जाता है, तो ये भी पूछा जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिए। अब इससे महत्वपूर्ण टॉपिक है हांगकांग। हांगकांग में लोग लिंगहू फैन खाते हैं, यह सांप से बनता है। अब हांगकांग में लिंगहू फैन क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर एक त्यौहार होता है, उसमें क्या कहता है हांगकांग में कि सांप को पकड़ करके उसके मांस को पका करके खाते हैं, जिसको लिंगहू फैन कहते हैं। लिंगहू फैन किस चीज़ से बनते हैं, सांप के मांस से बनते हैं। यानी सांप को पकड़ करके उसको पका करके खाते हैं, जिसको क्या कहता है, लिंगहू फैन कहा जाता है। ये काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इसको ध्यान से दीजिए कि लिंगहू फैन जो है सांप के मांस से बनता है। अगला है, कहता है कश्मीर में लोग सरसों के तेल, कश्मीर में लोग, थोड़ा वीडियो को बड़ा कर लेते हैं, देखिए। कहता है कश्मीर में लोग सरसों के तेल में पकी हुई तालाब की मछलियां खाती हैं। ये भी विविया है, काफ़ी बार पूछा गया है कि कश्मीर के कहाँ के लोग सरसों के तेल में मछली पकाते हैं। तो कश्मीर के लोग क्या करते हैं, सरसों के तेल में मछली पका के खाते हैं, जो कि कहाँ की मछली होती है, तालाब की। अगला कहता है, ये भी दोनों कन्फ्यूजन भरी क्वेश्चन होता है, तो इस पर ध्यान से देखिए। गोवा के लोग नारियल की तेल में पकी हुई मछलियाँ खाती हैं। तो ये पूछा जाता है कि कहाँ के लोग जो है नारियल के तेल में मछली को पकाते हैं। तो वो गोवा के लोग जो है, गोवा के लोग मछली को किस चीज़ में पकाते हैं, नारियल के तेल में। और कश्मीर के लोग किस चीज़ में मछली को पकाते हैं, सरसों के तेल में। तो अगला टॉपिक देखिए, अगला है, कहता है केरल में लोग उबले हुए टेपिओकाओं को नारियल के बनी हुई किसी भी कड़ी के साथ खाते हैं। कड़ी जो होता है, यानी वहाँ पर केरल के जो आदमी होता है, नारियल, वहाँ केरल में अधिक मात्रा में नारियल होता है, तो केरल में लोग क्या करते हैं, उबले हुए टेपिओकाओं और नारियल से बनी हुई जो कड़ी होता है, किसी भी कड़ी में उसके साथ यहाँ पर खाया जाता है। तो ये पूछा जाता है टेपिओकाओं और नारियल से बनी हुई कड़ी कहाँ खाया जाता है, तो दोस्तों वो आपको हो गया केरल में। तो अगला देखिए, कहता अहमदाबाद। अब देखिए अहमदाबाद गुजरात में है। कहता अहमदाबाद में लोग ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई खाना पसंद करते हैं। तो ये भी प्रश्न आता है कि कहाँ के लोग ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल और मिठाइयाँ खाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों ये अहमदाबाद के लोग ऐसा करते हैं। अगला देखिए टॉपिक, अगला है वलसाड स्टेशन। यानी वलसाड स्टेशन जो कि गुजरात में है, वलसाड स्टेशन पर लोग बटाटा बड़ा, पूरी साग, ठंडा दूध, फल व चाय बेचते हुए मिल जाएंगे। तो ये पूछेगा कि कहाँ के लोग
कहाँ के लोग बाटाटा बड़ा, बाटाटा बड़ा, पूरी साग, उसके बाद ठंडा दूध, फल व चाय बेचते हुए मिल जाएंगे। तो दोस्तों वो कहाँ है? गुजरात। किस स्टेशन पर? वलसाड स्टेशन पर आपको मिलेगा ऐसा। चलिए अगला टॉपिक देखिए, कहता है बिन बोले बात, यानी बिन बोले, बिना बोले बात। यह है आपका 7वां टॉपिक। देखिए कहता है मूक नाटक एक ऐसा खेल है जिसमें बिना बोले सभी को अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी होती है। मतलब ये जो मूक नाटक एक ऐसा खेल है जिसमें बिना बोले सभी को अपनी बात दूसरों तक क्या होता है? पहुंचाना होता है। अगला कहता है कि जो लोग सुन नहीं सकते वो होठों को पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं। मतलब जो लोग नहीं सुन सकते हैं तो उसके होठ जो ऊपर नीचे होते रहता है, उससे ये अनुमान लगा लेता है कि वो आदमी क्या बोल रहा है, वो लोग क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर वही बात यहाँ पर लिखा गया है, बिन बोले बात जो होता है, कहता है जो लोग सुन नहीं सकते, मतलब कि जो बहरा है वो नहीं सुन सकता है, तो वो होठों को पढ़कर दूसरों की बात समझ लेते हैं। यानी होठ जो ऊपर नीचे होते हैं ना, तो उससे वो व्यक्ति अनुमान लगा लेता है कि ये व्यक्ति क्या बोल रहा है। चलिए देखिए अगला टॉपिक, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला टॉपिक आपको हो जाएगा। हाँ, कहता है जो लोग बोल और सुन नहीं सकते उन्हें विशेष आवश्यकता वाले लोग कहते हैं। विशेष आवश्यकता, जो लोग सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते उन्हें क्या कहते हैं? विशेष आवश्यकता वाले लोग। एग्जाम में पूछा जाता है निम्नलिखित में कौन विशेष या विशिष्ट आदमी है, तो उसमें विकलांग दिया रहता है ऑप्शन में, या बाहरा दिया रहता है। तो इसमें देख लीजिए इसको अच्छे ढंग से कि जो लोग बोल और सुन नहीं सकते हैं उन्हें विशेष आवश्यकता वाले लोग कहते हैं। चलिए अगला टॉपिक, कहता है पंख फैलाएं उड़ते जाएं। अब देखिए पंख फैलाएं उड़ते जाएं, तो पहला है यहाँ पर मोर एक राष्ट्रीय पक्षी है, यानी पंख से, पक्षी से रिलेटेड बात है यहाँ पर। तो मोर एक कौन सा पक्षी है? राष्ट्रीय पक्षी है, ना कि राज्य पक्षी। मोर को जब भी बोला जाएगा तो मोर को राष्ट्रीय पक्षी की श्रेणी में रखा गया, यानी मोर को आप राष्ट्रीय पक्षी कहेंगे। अगला है चील चूहे खाती है, उसकी पूंछ लंबी और खांचे वाली होती है। तो चील क्या खाते हैं? चूहे खाती है, और चील की पूंछ कैसी होती है? और इसकी पूंछ लंबी और खांचे वाली होती है। ये पूछा जाता है किसकी पूंछ लंबी और खांचे वाली होती है। दोस्तों आप लोग इस हेडिंग को बढ़िया से देख लीजिए। अगला देखिए, कहता है तोते के पंख हरे रंग के और चोंच लाल रंग की होती है। यह अमरूद और मिर्च खाता है और लोगों की आवाज़ की नकल करता है। तो एग्जाम में ये पूछ सकता है कौन सी पक्षियाँ लोगों की आवाज़ की नकल करता है, तो हो जाएगा आपको तोता। तोता का चोंच कैसे होता है? लाल। सभी लोग इसको जानते हैं। चलिए अगला टॉपिक, अब है कौवा। कहता है कौवा काले रंग वाला होता है। कौवा किस रंग का होता है? काले रंग वाला। और कौवा कौं कौं करता है, ये तो सब जानते हैं। अगला कहता है कोयल के काले पंख होते हैं और यह कुह कुह की आवाज़ लगाती है। यह अपनी मीठी आवाज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो ये पूछा जाएगा कौन सा पक्षी अपनी मीठी आवाज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो वो दोस्तों आपको हो जाएगा कोयल। अगला देखिए, अगला है गिद्ध। कहता है गिद्ध मरे हुए जानवर को खाते हैं। गिद्ध किसको खाते हैं? मरे हुए जानवर को। अगला देखिए कबूतर। कबूतर की चोंच गुलाबी होती है, इसके पंख स्लेटी होते हैं। इसके पंख कैसा होती हैं? स्लेटी। और यह गुटुर गूं की आवाज़ निकालती है। तो ये भी लोग
दोस्त आप लोग ये सब जानते होंगे, जो महत्वपूर्ण है उसको हम बताएंगे क्या है। अगला देखिए, दर्जन या चिड़िया। दर्जन चिड़िया पक्षी। अब देखिए दर्जन चिड़िया पक्षी, इसका नामे से पता चल रहा है कि दर्जन मतलब सीने वाले। तो ये पक्षी, दर्जन पक्षियां जो होती है, ये अपने चोंच से क्या करते हैं, ढेर सारे पत्ते को आपस में सी करके या उसमें क्या करते हैं, अंडे देने का काम करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या टॉपिक्स लिखा हुआ है। कहता है दर्जन चिड़िया अपनी चोंच का सुई की तरह इस्तेमाल करके, मतलब सुई से सी के इस्तेमाल करके पत्तियों को बुन कर घोंसला बनाती है। तो ये पूछा जाता है कि कौन सी पक्षी पत्तियों को बुन कर अपनी घोंसला बनाती है, तो वो दर्जन चिड़िया है। ये भिविया है दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है सीटेट में। अगला देखिए, अगला है कटफोड़वा। अब देखिए कटफोड़वा पेड़ के तनों में छेद बनाता है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये पूछा जाता है कि कौन सी पक्षियाँ पेड़ के तने में छेद बना के रहता है, तो दोस्तों वो आपको हो जाएगा कटफोड़वा। कटफोड़वा क्या करते हैं, पेड़ के तने में छिद्र बना करके उसमें रहता है। कहता और वहाँ वहाँ छिपे हुए कीड़े को खाते हैं। मतलब कटफोड़वा क्या करते हैं, पेड़ के जो तने होते हैं उसमें छिद्र बना के रहता है, लेकिन उसके अंदर जो छिपे हुए जो कीड़े होते हैं, तो कटफोड़वा उसको क्या करते हैं, खा जाते हैं। तो ये पूछा जाएगा कि निम्न में कौन सी पक्षियाँ पेड़ के तनों में घोंसला बना करके उसमें अंडे देती है, उसमें रहते हैं। तो आपको हो जाएगा कटफोड़वा पेड़ के तनों में घोंसला बनाते हैं उसको छेद करके। अगला देखिए दोस्तों, मैना। अब देखिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि मैना कहता है झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे घुमा सकती है। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में कौन सी पक्षियाँ अपने गर्दन को झटके से पीछे की ओर घुमाती है, तो आपको हो जाएगा मैना। मैना क्या करते हैं, झटके से अपने गर्दन को पीछे की ओर घुमाती है। अगला देखिए दोस्तों, उल्लू। अब देखिए उल्लू क्या है, उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। यानी उल्लू जो होता है इस तरह से अपने गर्दन को घुमा लेता है, अगर पूरा पीछे की ओर घुमा लिया तो उसको देख करके ये अनुमान आप नहीं लगा सकते कि उल्लू जो है अपने सिर को पीछे की ओर घुमा लिया, जब तक कि आप उसके पैर को नहीं देखेगा। इसके पैर को देखने से ही पता चलेगा कि ये अपने सर को पूरा घुमाए हुए हैं पीछे, अन्यथा नहीं तो पता नहीं चलेगा। तो ये दोनों में कन्फ्यूजन होने वाली बात है कि दोनों तो सिर को घुमाता है, लेकिन मैना क्या करते हैं, अपने सिर को झटके से घुमाते हैं, और जबकि उल्लू क्या करते हैं, अपने सिर को हद तक, यानी ये भी पूछा जाता है उल्लू अपने गर्दन को हद तक पीछे की ओर घुमा लेता है, यानी पूरा पूरी अपने गर्दन को उल्लू क्या करता है, पीछे की ओर घुमा लेता है। अगला देखिए, कहता है पक्षियों के पंख अलग अलग रंग, आकार व डिजाइनों के होते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि पक्षियों का जो पंख होता है अलग अलग रंग और डिजाइनों के होते हैं। उनके पंख उड़ने में उसकी मदद करती हैं। मतलब पक्षियों की जो पंख होती है उसको उड़ने में उसकी पंख क्या करती है, उसे मदद करती हैं और उन्हें गर्म भी रखते हैं। यानी पक्षियों को जो गर्म को उसके शरीर का जो उष्मा निकलता है, तो उसका जो पंख होता है उस उष्मा को उसके अंदर रखता है, जिससे कि उसके शरीर का जो है टेम्परेचर बना हुआ रहता है। तो ये क्या करता है, पंख उसको गर्मी भी प्रदान करता है। उसके बाद है देखिए अगला टॉपिक उसी से रिलेटेड है। कहता है समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं। यानी कुछ समय के बाद पक्षियों के पुराने पंख क्या होते हैं, झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाएगा और नए पंख बाद में आ जाता है। तो अगला देखिए, कहता है पक्षी अपने गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं क्योंकि उनकी आँखों की पुतली घूम नहीं सकती। यानी कोई भी चीज़ को पक्षी जब भी देखता है तो अपने गर्दन को काफ़ी हिला करके ही देखता है, क्योंकि अपने लोग का क्या है कि पुतली इधर उधर करके घुमा भी लेते हैं, लेकिन ये जो पक्षियां होती है अपने पुतली को जो है नहीं घुमा सकता है, जिसलिए कि एक बार में ये पक्षियां जो है किसी एक ही चीज़ पर नज़र फोकस करता है, इंगित करके वो देखता है। तो इसीलिए पक्षी को हर एक चीज़ को देखने के लिए क्या होता है, उसके नज़र उसके जो गर्दन होते हैं इधर उधर वो घुमाते रहते हैं। यहाँ पर वही बात लिखा हुआ है दोस्तों कि पक्षी अपनी गर्दन बहुत हद तक हिलाते हैं क्योंकि उनकी आँखों की पुतली घूम नहीं सकती है। अपने लोग का क्या है, जैसे कि आँख की पुतली जिधर जिधर घूमेगा उधर उधर की वस्तु देख सकते हैं, लेकिन ये पक्षी की पुतली नहीं घूमता है, जिस कारण इसको क्या होता है, गर्दन को घुमाना होता है। चलिए तीसरा टॉपिक देखिए क्या कहता है।
कहता है छू कर देखें। 13वां टॉपिक है, कहता है छू कर देखें। कहता है जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने और लिखने का खास तरीका होता है। मतलब कि जो लोग नहीं देख सकते हैं तो उसको पढ़ने का तरीका क्या है? तो पढ़ने का तरीका क्या है? लुइस ब्रेल जो था एक क्या किया था, उसके पिताजी का जो औजार था नुकीले, उससे लुइस जो था, लुइस वो अपना खेलता था, उससे दोनों आँख उसका फूट गया। तो लुइस क्या किया, उसको पढ़ने का काफ़ी इच्छा था, तो उन्होंने पढ़ने के लिए एक खोज किया ब्रेल लिपि का। तो ब्रेल क्या होता है कि उसमें 6 बिंदु होता है, 6 बिंदुओं का पूरा गाढ़ा रहता है, बड़ा बड़ा तो पॉइंट। उससे वो क्या क्या पढ़ने के लिए जागृत हुआ और उससे पढ़ा। तो ये भी पूछा जाता है कि ब्रेल लिपि में कितने बिंदुओं होता है? तो ब्रेल लिपि में दोस्तों 6 बिंदु होता है। और ब्रेल लिपि को कौन खोजा था? तो लुइस ब्रेल खोजा था। बचपन में ही उसका नुकीले औजार से उसका आँख बन गया था। तो यहाँ पर देखिए कहता है जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके पढ़ने और लिखने का एक खास तरीका होता है। खास तरीका क्या होता है? लुइस यानी ब्रेल होता है, ब्रेल लिपि। अगला देखिए, कहता ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल को बिंदुओं पर हाथ फैलाते हुए पढ़ा जाता है। यानी ब्रेल लिपि को कैसे पढ़ा जाता है? तो कहता है एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। मतलब नुकीले औजार से एक जो पेपर होगा, मोटा वाला पेपर, उस पर एक बिंदु लिखा जाता है। ब्रेल को बिंदुओं पर हाथ फैलाकर, मतलब कि ब्रेल लिपि में क्या करेगा, हाथ फैला करके उसको पढ़ा जाता है। अगला देखिए, अगला है ब्रेल लिपि लुइस ब्रेल द्वारा खोजी गई। अभी तुरंत बताए थे दोस्तों कि ब्रेल लिपि किसके द्वारा खोजी गई थी? लुइस ब्रेल के द्वारा खोजी गई थी। कहता है वह फ्रांस का रहने वाला था। लुइस ब्रेल कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस के रहने वाला था। जब वह 3 साल का था, यानी लुइस ब्रेल जब 3 साल के था, तब एक दिन अपने पिता के औजार से खेल रहा था। 3 साल का जब लुइस ब्रेल था तो क्या कर रहा था? अपने पिता के औजार से वो खेल रहा था। अचानक एक नुकीले औजार से उसकी आंखों में चोट लग गई और आंखें खराब हो गई। अचानक उसके औजार से आंख में चोट लगी और उसकी आंख खराब हो गई। कहता है उसे आंखों से देखना बिल्कुल बंद हो गया था। उसको आंखों से देखना बिल्कुल ही बंद हो गया था। अगला देखिए, कहता है लुइस ब्रेल की पढ़ने में बहुत रुचि थी। लुइस ब्रेल को पढ़ने में क्या थी? बहुत रुचि थी। उसने हार नहीं मानी। मतलब लुइस ब्रेल को पढ़ने का इच्छा था, लेकिन उसके पिताजी के नुकीले औजार से 3 साल की उम्र में ही क्या हुआ, उसका आँख भंग गया। लेकिन पढ़ने का काफ़ी रुचि था, तो उन्होंने ही लुइस ब्रेल की यानी ब्रेल लिपि की खोज की। तो कहता है पढ़ने, लेकिन वो हार नहीं मानी। मतलब कि उसका आँख भांगने के बाद ही पढ़ने का जो उसको इच्छा था, तो वो हार नहीं मानी। कहता वह पढ़ने के लिए तरह तरह की तरकीबें सोचता रहता था। मतलब पढ़ने के लिए तरह तरह का वो क्या करते थे, जुगाड़ लगाते रहते थे, किस तरह से हम पढ़ें। कहता आखिर उसने एक तरीका ढूंढ ही लिया। मतलब पढ़ने का एक तरीका लास्ट में वो क्या किया, ढूंढ ही लिया। तो छूकर और महसूस करके पढ़ने का यह बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाने लगी। मतलब कि लुइस ब्रेल जो था उसको पढ़ने का तो काफ़ी इच्छा था, लेकिन उसकी आंख भांग गई उसके पिताजी के नुकीले औजार से, जो कि 3 वर्ष का ही लुइस